हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल किलर सेल। और आगे हम काफ़ी डिफरेंट सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमने बताए थे जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हमारे माइलॉइड होते हैं और एक हमारे लिम्फॉइड होते हैं। जो लिम्फॉइड हैं उसमें हमारे आ जाते हैं टी सेल्स, बी सेल्स, हमारे नेचुरल किलर सेल्स और हमारे डेंड्राइटिक सेल्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल किलर सेल्स से। सबसे पहले नेचुरल किलर सेल्स होते क्या हैं? ये एक टाइप के साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं ऑन अ ट्यूमर सेल। जो ट्यूमर सेल होती हैं उन पे एक साइटोटॉक्सिक सेल की तरह काम करते हैं। अब हमने साइटोटॉक्सिक सेल के बारे में पढ़ा था। साइटोटॉक्सिक सेल क्या होते हैं? जो डायरेक्ट किलिंग का काम करते हैं। तो एज अ साइटोटॉक्सिक सेल काम करते हैं, मतलब ये कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया आ गया तो उसको सीधे मारने चले जाएंगे, जैसे हमारा टी साइटोटॉक्सिक सेल करता है। टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या होता है? जिससे CD8 रिसेप्टर होता है और जो हमारे हेल्पर सेल के टी सेल्स के अंडर आता है, उसे टी साइटोटॉक्सिक सेल की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स है। ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नो मेमोरी सेल, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। जैसे हमारे जो पिछली वीडियोस में हमने देखे थे, जो सेल्स हैं वो मेमोरी सेल प्रोड्यूस करता है, जो बी सेल रहता है। तो इससे उनको याद रहता है कि हाँ, ये वाला पैथोजन ने पहले अटैक किया था। लेकिन इनमें कोई मेमोरी सेल नहीं होता है। इसको हम नल सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एंटीजन का रिकॉग्निशन नहीं करता है। जो भी पैथोजन बैक्टीरिया सामने आएगा ये सीधे उनको खा जाएगा या मार डालेगा या फेगोसाइटोसिस कर देगा उन सेल्स का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जो इनमें काफ़ी सारे हमारे जो रहते हैं प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन रिसेप्टर्स रहते हैं, जैसे कि हमारा CD2 रहता है, CD7 रहता है, KIR रहता है और KAR रहता है। KAR का मतलब होता है, A का मतलब होता है एक्टिवेटिंग किलर एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स, और एक हमारा इनहिबिटिंग रिस्पॉन्स देता है। तो जो KIR रहता है वो N के सेल्स को, मतलब जो हमारे नेचुरल किलर सेल है उनको इनएक्टिव रखता है। I मतलब इनहिबिटिंग, तो उनको इनएक्टिव रखेगा और वो MHC1 को रिकग्नाइज करता है। वाइल जो हमारा KAR रहता है वो एक्टिवेटिंग का रिस्पॉन्स देता है, एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद हमारे नेचुरल किलर सेल जो रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जो हमारा KAR रहता है, जो एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स लेता है, वो हमारे MHC1 मॉलिक्यूल को या फिर कोई भी MHC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। वाइल जो हमारा इनहिबिटिंग रिस्पॉन्स देता है वो N के सेल्स को, जो एक्टिव N के सेल्स रहते हैं उनको रिस्पॉन्स देता है कि अब उनको शांत हो जाना चाहिए, अब उनको अपने एक्शंस को इनहिबिट करना चाहिए। जो एक्टिव N के सेल्स रहती हैं वो क्या करती हैं? वो परफॉर्म परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम एंड किल बैक्टीरिया। तो ग्रेन्जाइम क्या था? जो हमारे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स थे वो ग्रेन्जाइम को रिलीज़ करते थे, क्योंकि टी साइटोटॉक्सिक सेल भी हमारे सीधे पैथोजन बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। वो किसी रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते, वो किसी चीज़ के प्रोटीन का वेट नहीं करते, वो सीधे उन पर मारने चले जाते हैं। तो वैसे ही ये जो हमारा एन के सेल्स रहता है वो भी हमारे ग्रेन एंजाइम को रिलीज़ करता है, क्योंकि वो एक तरह से, मैंने आगे बताया था कि वो साइटोटॉक्सिक सेल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एन के सेल है वो ग्रेन एंजाइम को रिलीज़ करता है, जो कि बैक्टीरिया में परफोरिन मतलब उनमें छेद कर देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया रहता है वो बर्स्ट हो जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो वो जो एन के सेल्स है उनका ये फंक्शन है। तो हमारा KIR जो रहता है वो रिलीज़ होता है, वो रिस्पॉन्स देता है एन के सेल्स को कि अब उनको शांत हो जाना चाहिए। ये नॉन एंटीजेनिक स्पेसिफिक मैनर में काम करता है। ठीक है, नॉन एंटीजेनिक मतलब किसी भी एंटीजन के प्रेजेंट होने का, मतलब इनमें कोई एंटीजन नहीं रहता है कि वो किसी के प्रोटीन का वेट करें और फिर जब उन पर प्रोटीन लग जाए तो फिर वो काम शुरू करें। तो उनका ऐसा काम करने का मैनर नहीं होता है। अब जो हमारे एन के सेल्स रहते हैं वो ADCC मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं। एंटीबॉडी डिपेंडेंट का मतलब है कि जो एन के सेल रहता है इनमें एक CD16 फैक्टर रहता है। ठीक है, एक प्रोटीन रहता है CD16। तो जो एन के सेल रहता है वो तो एंटीजन को नहीं पहचान पाता है, लेकिन वो किसी एक ऐसे पैथोजन को पहचानेगा जिसके एंटीजन पे हमारी बॉडी की एंटीबॉडी चिपकी हुई है। ठीक है, मान लो कोई पैथोजन आया, तब तक किसी सेल ने किसी सेल ने हमारी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर दी, बी सेल ने हमारी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर दी और वो उस एंटीबॉडी ने पैथोजन के एंटीजन पे चिपक गया, ताकि जो हमारी दूसरी सेल्स हैं जो कि हमारी
पैथोजन को मार देती हैं, वो उनको शो कर सके कि मैं यहाँ चिपकी हूँ, तो यहाँ मैंने बैक्टीरिया को पकड़ के रखा है। तो जो NK सेल्स रहती है, उसका जो CD16 प्रोटीन रहता है, वो एंटीबॉडी को पहचानता है, वो एंटीजन को नहीं पहचानता है, वो एंटीबॉडी को पहचानता है और फिर उसके बाद उस पैथोजन को मारने के लिए चले जाता है। तो NK सेल्स के बारे में इतना ही था कि वो ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स हैं, वो एंटीजन को नहीं पहचान पाते हैं। उनमें CD16 प्रोटीन रहता है जो कि रिकग्नाइज़ करता है एंटीबॉडी को, और इनमें 2 टाइप के हमारे जो रिस्पॉन्स या प्रोटीन रहते हैं, एक होता है KIR और एक होता है KAR। ठीक है, तो NK सेल्स का भी, NK सेल्स जो रहती है वो हमारी साइटोटॉक्सिक सेल की तरह काम ही करती है। जो साइटोटॉक्सिक सेल है वो क्या करती है, वो हमारे जो पैथोजन रहते हैं उनको सीधे मारने के लिए चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स हमारे माइलॉइड सेल के अंदर आता है। अब मोनोसाइट्स क्या होते हैं, जो मोनोसाइट्स रहते हैं वो हमारे माइलॉइड सेल के ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आता है। ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं, जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मोनोसाइट्स क्या होता है, मोनोसाइट्स मोनोन्यूक्लियर, मतलब उनमें एक न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। फैगोसाइटोटिक सेल होती है, मतलब ये फैगोसाइटोसिस कर देते हैं सेल को, ठीक है, जो सेल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब जैसे कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में हमारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये था कि जो हमारे जो मोनोसाइट्स रहते हैं, जब वो ब्लड वेसल में रहते हैं तब तो वो मोनोसाइट की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो टिश्यू में एंटर करते हैं वो हमारे मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा कि वो प्रोसेस बता रहे हैं कैसे होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है कि जो मोनोसाइट्स हमारे ब्लड वेसल में रहते हैं तो वो हमारे मोनोसाइट की तरह काम करते हैं, मतलब मोनोसाइट ही होते हैं। और जैसे ही वो हमारे टिश्यू में एंटर करते हैं वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करता है, वो इंजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन, जो भी उसे एंटीजन दिखता है, जो भी उसे एंटीजन बाइंडिंग बैक्टीरिया दिखता है, वो सीधे उसको खा देता है, ठीक है, तो वो एज अ मैक्रोफाज काम करता है। अब क्या होता है, जो मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो मैक्रोफाज रहते हैं वो किसका काम करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि MHC2 मॉलिक्यूल रहता है, वो जो हमारे बैक्टीरिया के जो टुकड़े टुकड़े कर चुके रहते हैं, वो उनके एंटीजन को अपने सर पे चिपका के हमारे कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बैठ जाता है, ठीक है, कि हमारा ये वाला बैक्टीरिया एंटर किया है, तो अगर आपको ऐसा कोई एंटीजन दिखे तो उसको मार देना, एंटीजन बाइंडिंग बैक्टीरिया दिखे तो उसको मार देना। तो MHC2 का मॉलिक्यूल का ये काम रहता है। तो मैक्रोफेज हमारा एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। मैक्रोफेज का एक काम तो, या मैक्रोफेज का दूसरा काम ये है कि ये साइटोकाइनिन को रिलीज़ करता है। साइटोकाइनिन को रिलीज़ करके क्या होता है, जो हमारे साइटोकाइनिन रिलीज़ होता है उसके बाद हमारे IL-12, IL-10, IL-6 फैक्टर रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक टाइप से साइटोकाइनिन का रिलीज़ भी करता है मोनोसाइट्स, और एक साइड से हमारा ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होता है। और एक इसका वर्क होता है, मैंने एक ग्रीन स्केच पेन से किया, मतलब ये किसी भी PYQ में आया है कि वो इंजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन करता है, मतलब वो इंजेक्शन कर देता है पर्टिकुलर एंटीजन बाइंडिंग बैक्टीरिया का। अब हमारे आते हैं डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल भी हमारे लिम्फोसाइट सेल के, लिम्फॉइड सेल जो हमारे थे उसके अंडर आते हैं, जिसके अंडर हमारा NK सेल भी आता है। अब डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं, एक और एडिशन है कि जो डेंड्राइटिक सेल रहते हैं वो हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर भी आते हैं। अब जो हमारे मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हमारे, और जो हमारे डेंड्राइटिक सेल हैं, ये दोनों के दो सेल हमारे वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ हमारी जो बॉडी रहती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहती है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब हमारी स्किन हो गई, हमारा स्किन जो रहता है वो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट रहता है। तो जो डेंड्राइटिक सेल है वो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, हमारे गैस्ट्रो, हमारे गट में प्रेजेंट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी मतलब नोज़ में, हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, ये APC की तरह काम करता है। APC क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो डेंड्राइटिक सेल भी हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करता है, जैसे हमारे मैक्रोफेज और B सेल करते हैं। ये सारे के सारे जो डेंड्राइटिक सेल हैं वो हमारे मोटाइल होते हैं। ये फैगोसाइटोटिक सेल मतलब जो पैथोजन या बैक्टीरिया सेल रहता है उसका फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। अब जो हमारे प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा शो करते हैं, वो उनमें आ जाता है हमारा सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल, फिर हमारा आ जाता है मैक्रोफाजेस, फिर हमारा आ जाता है B सेल्स, ठीक है। अब हमारे एक होते हैं फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं,
ये एक ना ही ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, ना ही ये डेंड्राइटिक सेल होते हैं, ठीक है। ये हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं और ये बी सेल्स की मैच्यूरेशन में हेल्प करते हैं। बी सेल का जो मैच्यूरेशन रहता है और प्रोडक्शन रहता है वो हमारा बोन मैरो में ही होता है। तो जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल रहते हैं वो हमारे बी सेल के मैच्यूरेशन में हेल्प करते हैं। इनका कोई काम नहीं होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह, और ना ही ये एक डेंड्राइटिक सेल होते हैं। ये जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल रहते हैं इनका एक काम है बस कि वो पैथोजन को पकड़ के रखते हैं। तो फॉलिकुलर के बारे में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब हम आ जाएंगे हमारे मास्ट सेल के बारे में। अब जो मास्ट सेल होता है ये भी हमारा ए ग्रेनुलोसाइट्स है, जो कि माइलॉइड सेल के अंडर आता है। मास्ट सेल का सबसे मेन फंक्शन, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन पेपर में कि मैंने इस पर ग्रीन स्केच पेन मारा है, मतलब ये आया है। तो मास्ट सेल का क्या काम होता है, ये एलर्जी का काम करता है। मतलब जब भी आपको कहीं एलर्जी हो जाती है, मान लो आप किसी बगीचे में चले गए, आपने कोई फूल सूंघ लिया और आपको उस फूल की खुशबू से एलर्जी होती है, आप पे दाने दाने हो जाएंगे, तो एलर्जी का काम इसी मास्ट सेल का होता है, ठीक है। इनमें हमारे CD23 एंड CD25 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारे किसी स्पेसिफिक टिश्यू में जाके हमारे मैच्योर होते हैं। जैसे कि हमारे टी सेल्स थाइमस में जाके मैच्योर होता है, वैसे ही हमारा जो मास्ट सेल रहता है वो किसी स्पेसिफिक टिश्यू में जाके मैच्योर हो जाता है। जैसे कि मोनोसाइट्स भी हमारे टिश्यू में जाके मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मास्ट सेल के बारे में ज़्यादा नहीं आता, बस इतना आता है कि ये एलर्जी का मतलब एलर्जी में इसका रोल होता है, एक्टिवेट हो जाता है ये। अब जो हमारा एलर्जी में काम आती है वो हमारी IgE आती है, मतलब कौन सी जो एलर्जी में काम आती है, एंटीबॉडी ई काम आती है। तो उसका जो मास्ट सेल का जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है बेसोफिल की तरह। अब बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो बेसोफिल मास्ट सेल सेम है, एलर्जिक रिएक्शन, जो कि IgE एंटीबॉडी को रिलीज़ करते हैं। अब हमारे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो हमारे मास्ट सेल में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वैसे तो ये ए ग्रैनुलोसाइट में आता है, बट आई डोंट नो ग्रैन्यूल्स लिखा है, मैं इसको एक बार रीचेक कर लूँगी, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें कि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो हेपरिन केमिकल और हिस्टामिन केमिकल होते हैं, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है, ये भी एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। एक तरफ से मैं हेल्प ही बोलूँगी, वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। मैं इनमें ग्रैन्यूल्स का देखूँगी, मैं एक बार इसको कंफर्म करके आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। आज हमने मास्ट सेल के बारे में पढ़ा, हमने मैक्रोफाइजिन मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ा, हमने डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा, हमने नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़ा। जो लास्ट वाला है इसको मैं कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर लिख दूँगी कि ये ए ग्रैनुलोसाइट्स में आता है या ग्रैनुलोसाइट्स में आता है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।